इस पूरे सेशन में हम HTML5 स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड अच्छे से सीखेंगे। टाइम स्टैम्प्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और पिन कमेंट पे होगा, जाके चेकआउट कर लेना। अब HTML5 पे बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कि यूज ही नहीं होते, तो जितने सारे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि एक वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, तो उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स वो हम एक प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीखेंगे। इस सेशन के एकदम लास्ट पे आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो कि बेस्ड होगा पूरे वीडियो पे। एक नोशन का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जाएगा जिसके अंदर सारे टैग्स अवेलेबल होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ये कोर्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा। प्लीज़ गिव ए थम्स अप एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने अपना एक नोशन का एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है कि क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है HTML को जानने के लिए। इसका पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके एक्सेस कर लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें VS कोड चाहिए। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे जाओ, जाके लिखो VS कोड डाउनलोड और यहाँ पे आपको मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड 10 या 11 जो भी है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसका पूरा सेटअप एक गेम इंस्टॉल करने के जैसा ही है और कुछ नहीं है। गेम अगर इंस्टॉल कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं अभी डाउनलोड पे अभी दिया नहीं हूँ। ये आप डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो का मेन फोकस HTML के हर एक टैग्स को अच्छे से समझना होता है, उसे हम अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो का मेन फोकस यही होगा। अब VS कोड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप अपना एक फाइल खोल लेना, इसका नाम होगा HTML वीडियो। उसके बाद यहाँ पे एक ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे मेरा थीम अलग है, हो सकता है आपका थीम बाय डिफॉल्ट रहे। तो यहाँ पे आपको एक चीज इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको लाइव सर्वर, यहाँ पे आपको ये वाला लाइव सर्वर आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली आपको हेल्प करता है HTML को ब्राउजर पे शो ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। हमारा सबसे पहला प्रोग्राम जो कि हम रन करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे index.html और यहाँ पे हमें क्या करना है, एमिट एब्रिविएशन का हमें फुल यूज करना है। यहाँ पे पूरा HTML का कोड नहीं लिखना। HTML का पूरा कोड कैसा दिखता है ऐसा आपको कोड स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको पूरा नहीं लिखना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क आपको मिल जाएगा, इसे एमिट एब्रिविएशन कहते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ क्लिक करो और आपको ये पूरा कोड आपको देखने को मिल जाएगा। टाइटल पे आप लिख सकते हो माय फर्स्ट HTML। उसके बाद आपको क्या करना है, गो लाइव पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको गो लाइव का एक ऑप्शन दिखेगा। गो लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा आपका पेज, ठीक है। तो ये है आपका index.html का फोल्डर जो कि आपको ब्राउजर पे रन हो रहा है। सबसे पहला जो टैग है वो HTML टैग है, ये सबसे मेन टैग है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जब भी आप हवर करोगे तो आपको ये HTML का ये टैग दिखेगा। HTML टैग रिप्रेजेंट द HTML रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी वेबसाइट का जो स्केलेटन है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंपल एनालॉजी को कंसिडर करें तो एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो है HTML, दैट मीन्स द बेस ऑफ अ वेबसाइट। उसके बाद क्या आता है, हेड आता है। हेड पे क्या आता है, मेटा डेटा, टाइटल, लिंक्स और स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे मेटा डेटा का मतलब क्या है, जब भी आप कुछ समझ में नहीं पाओगे यहाँ पे हवर करना है। हवर मतलब सिर्फ अपने माउस के कर्सर को यहाँ पे लाना है और ये आपको VS कोड आपको पूरा इसका चीज शो करके दे देगा। द मेटा एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ मेटा डेटा दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग टाइटल, बेस, लिंक, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट एलिमेंट। इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है जो कि है टाइटल को ऐड करना। मान लो कि यहाँ पे टाइटल्स हो गया, किसी भी टाइप के लिंक्स को ऐड करना, ये सारे काम मेटा टैग्स के वजह से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे MDN रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। MDN मतलब दिखाता हूँ आपको, हाँ MDN मतलब हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। MDN वेब डॉक्स, यहाँ पे आपको सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट ChatGPT में जाके पूछ लेना कि मेटा डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए यूज़ होता है, तो आपको ये दे देगा। आप शायद ही आप इसका नॉलेज यूज़ करोगे क्योंकि आप
डायरेक्टली एमिट एब्रिविएशन का यूज़ करोगे किसी भी HTML पेज को लिखने के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ टैग्स पे फोकस करते हैं। उसके बाद आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग पे आपके वेबसाइट का जो मेन टाइटल है वो शो अप होगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से मैं ऑन करता हूँ, हाँ ये देखो यहाँ पे माय फर्स्ट वेबसाइट, ये बेसिकली टाइटल है, ये वाला टाइटल आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो चीज़ है जैसे कि ये एक्चुअली टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल को लिखने के लिए यहाँ पे ये यूज़ होता है, टाइटल टैग का यूज़ होता है। और उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग मतलब बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि ये वाला एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट को कंसिडर कर लो, ये जितने भी सारे आपको यहाँ पे कंटेंट दिखने को मिल रहा है, ये सारे बॉडी के अंदर लिखा होता है। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं, यही चीज़ है, बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है। चाहे आप अमेज़ॉन को ही सर्च कर लो, ये सारे चीज़ें बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे रूल ये है कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को लिखोगे, जैसे कि बॉडी लिख लिया, तो यहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग टैग होगा और इसका एंडिंग टैग होगा। एंडिंग टैग पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्लैश का एक सिंबल आपको देना पड़ेगा, तभी ये आपका पूरा एलिमेंट कंप्लीट होगा। अब आते हैं टेक्स्ट कंटेंट। कोई भी वेबसाइट का एक एग्जांपल कंसिडर कर लो, जितने भी राइटिंग्स होते हैं वही राइटिंग्स इन सारे टैग्स के थ्रू ही करोगे। सबसे पहला आता है आपका H1 टैग। H1 टैग मतलब हेडिंग, किसी भी चीज़ का ये जो बड़ा करके जो लेटर होता है, जैसे कि ये एक H1 टैग है। तो यहाँ पे एक्चुअली H1 से लेके H6 तक होता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारा वेबसाइट है, हम हमारा पहला लाइन लिखेंगे वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा H1। मैं आपको H1 से लेके H6 का डिफरेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे H1 लिखोगे तो आपको ये यहाँ पे शो हो जाएगा, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया तो देखो वेलकम टू माय चैनल यहाँ पे शो हो रहा है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे H2 टैग से करता हूँ, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। वेलकम टू माय चैनल, देखो ये थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस वन। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे H3 देखो और छोटा हो रहा है। ठीक सेम तरीके से H4 और छोटा हो रहा है, यहाँ पे H5 और छोटा हो रहा है, H6 और छोटा हो रहा है, देखो बड़े से छोटा। तो H के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो अगर ज़्यादा से कम तक जाता है तो उसका जो मतलब फॉन्ट साइज है वो छोटा होता चला जाता है। तो इसी को समझ के आपको मतलब हेडिंग टैग्स यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ टैग्स फॉर राइटिंग द पैराग्राफ। अब मान लो कि मैंने H1 ही लिख दिया, ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज, दिस इज़ माय फर्स्ट HTML पेज। और उसके बाद इसे रन करो तो देखो ये पैराग्राफ की तरह रन हो रहा है। पैराग्राफ को टेस्ट करने के लिए आप एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हो जो कि है लॉरेम 199, या फिर लॉरेम के बाद आप जितने भी नंबर्स आप एंटर करोगे, जैसे कि लॉरेम 10 हो गया, लॉरेम 11 हो गया, लॉरेम 12 हो गया, लॉरेम 200 हो गया, इस डमी टैग्स का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये देखे अगर आप एंटर करोगे तो देखो आपके पास बहुत सारे डमी टैग्स आ गए। तो ये है आपका पैराग्राफ टैग्स का सिग्निफिकेंस। पैराग्राफ टैग इसी तरीके से यूज़ होता है। एंकर टैग, एंकर टैग मतलब किसी भी वेबसाइट पे किसी भी तरीके के जो लिंक्स होते हैं ना, वो एंकर टैग्स ही होता है। एंकर टैग का काम है कोई भी चीज़ का लिंक आपको ऐड करके देना। ए को दोगे, ए को देने के बाद यहाँ पे href आपको शो होगा। href मतलब यहाँ पे अगर आप इसे हॉवर करोगे, कंटेन्स द URL और URL फ्रेगमेंट दैट हाइपरलिंक पॉइंट्स टू। मतलब यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का आप URL लिखोगे, ये वेबसाइट है, इसे कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिख दो डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख दो। तो देखो यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। अब मान लो कि आप सिर्फ नॉर्मल सा टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप हैश का यूज़ कर सकते हो। इसे करने से क्या होगा, आप वापस से चले जाओ, इसे रीलोड करो। अगर मैंने यहाँ पे हैश दे के रखा है तो अब अगर इसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सेम ही है पर यहाँ पे किसी भी दूसरे वेबसाइट पे यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं हो। यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, इमेज टैग। इमेज टैग पे क्या होता है कि अगर आप अपने HTML के पेज पे कोई भी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इमेज टैग का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ता है, IMG यूज़ करना पड़ता है। और IMG यूज़ करने के बाद यहाँ पे SRC मैं काम करता हूँ, एक इमेज आपको दे देता हूँ। अनस्प्लैश करके एक वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट है, आप पिक्सल या फिर पिक्साबे पे जा सकते हो। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मतलब मान लो कि हमारा इमेज शो नहीं हो रहा तो उसकी जगह कुछ तो शो होना चाहिए ना। तो उस चीज़ के लिए मान लो कि यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज या फिर कोई भी इमेज का आप यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये इमेज शो नहीं हो रहा। तो उस चीज़ के लिए आपको देखो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे मतलब राइटिंग लिखा आ रहा है। ये वाला लिंक काम नहीं कर रहा तो मैं काम करता हूँ, कंटेंट प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ और HTML वीडियो पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मान लो कि ये इमेज है, ये एक JPG इमेज है, टाइप करना है मतलब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है। ये एक्चुअली इंटेलिजेंस का काम है। देखो यहाँ पे इमेज अभी शो होगा ताकि आप इस पूरे इमेज को कस्टमाइज कर सकते हो इस इमेज का वाइड और हाइट को सेट करके। अब देखो कि ये इमेज कितना बड़ा दिख रहा है, हमें इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वाइड मतलब वाइड और हाइट होता है ना, उसे आप चेंज कर सकते हो। वाइड को हम दे देते हैं 500। देखो वाइड 500 देने के बाद आपका वाइड 500 हो गया। हाइट को मैं 200 दे देता हूँ तो यहाँ पे आपका हाइट सेट हो गया। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो बाय यूजिंग CSS। अगर बाय एनी चांस आपको नहीं पता, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। किसी भी वेबसाइट को ये बेसिक सुंदरता अगर प्रदान करना है तो CSS का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी के लिए CSS पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ HTML में फोकस कर रहे हैं। तो ये हो गया इमेज टैग। उसके बाद आता है हमारा BR टैग। BR टैग का यूज़ किस लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे BR का यूज़ कर रहे हैं तो अब ये क्या शो होगा, देखते हैं क्या शो होता है। BR टैग मान लो कि मैं इसे यहाँ पे दे दिया तो देखो यहाँ पे एक ब्रेक शो हो रहा है। मान लो कि मैं यहाँ पे ये वाला दे दिया, देखो यहाँ पे मतलब क्या बताऊँ, ब्रेक शो हो रहा है। ये बेसिकली ब्रेक शो करने के लिए होता है। उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग B टैग मतलब बोल्ड टैग। मतलब मान लो कि किसी भी वर्ड या फिर किसी भी सेंटेंस को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उस चीज़ के लिए आप बोल्ड टैग का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे मैंने B टैग का इस्तेमाल करके वेलकम टू माय चैनल, देखो यहाँ पे ये वाला हाईलाइट हो रहा है। ठीक सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूँगा, मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अगर दूंगा तो देखो यहाँ पे ये 3 वर्ड हाईलाइट हो गए हैं। तो दोनों का एक ही काम है कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम आई का यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली इटैलिक होगा, मतलब ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे एंटर कर दिया, देख रहे हो ये वाला मतलब इटैलिक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे शो करता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैंने आई टैग का इस्तेमाल किया और यहाँ पे चैनल को मेरे को इटैलिक बनाना है
तो देखो ये वाला चैनल थोड़ा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, तो इसे इटैलिक कहते हैं। ये बेसिकली इटैलिक फॉन्ट से आता है। तो ये है इटैलिक टैग का काम। अब स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह पे स्पेन का यूज करना है। स्पेन मतलब इनलाइन टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है। इनलाइन टेक्स्ट कंटेनर मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेन लिख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, फिर देखते हैं। तो ये एक इनलाइन टेक्स्ट कंटेनर है। इसका जो यूज होता है, ये बेसिकली द स्पैन एलिमेंट डजंट मीन एनीथिंग ऑन इट्स ओन बट कैन बी यूजफुल व्हेन यूज टुगेदर विद ए ग्लोबल एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल क्लास, लैंग्वेज और डायरेक्टरी। इट रिप्रेजेंट्स इट्स चिल्ड्रन। इसका मतलब ये है कि ये इस पेन का अगर आप ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज़ करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस पेन का यूज़ आपको सिर्फ डिव एलिमेंट के साथ ही करना है, जो कि है ये वाला हमारा लास्ट वाला कंटेनर, जो कि ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। अब ये जो डिव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानना। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है और डिव के साथ ही हमारा स्पेन का यूज़ होता है। मैं आपको डिव का एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपका एक घर है, ये एक लैंड के अंदर ही तो है। आपके चारों दिक, आपके घर के जो चारों साइड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सारे साइड पे तो बाउंड्रीज होंगे। बाउंड्रीज के अंदर आपका ये जो घर है वो होगा। सेम चीज़ डिव कंटेनर के साथ भी होता है। ये जो डिव कंटेनर है ना, ये एक बाउंड्री है। इस डिव कंटेनर के अंदर आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, और यहाँ पे ही आप स्पैन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि ये एक घर का बाउंड्री है और यहाँ पे इसके अंदर जो जो आता है ये घर के आइटम्स है, आपका मेन घर है। तो ये बेसिकली डिव का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब डिव पे बहुत सारे आते हैं, आईडीज आते हैं, क्लासेस आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए डिव मतलब ब्लॉक लेवल कंटेनर, ये चीज़ आपको CSS पे अच्छे से समझ में आएगा। तो जब हम CSS सीखेंगे तब हम डिव कंटेनर को अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे और एक है EM टैग भी देख लेते हैं। जैसे कि ये है एम्फेसिस टैग। EM टैग यहाँ पे अगर आप हवर करोगे तो ये एम्फेसिस ऑफ द कंटेंट, एम्फेसिस टैग के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हाय और हेलो दे दिया, ये बेसिकली एम्फेसिस कर रहा है। मतलब सेम इटैलिक टैग ही है और कुछ नहीं है, दोनों ही मतलब सेम ही काम करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इन सारी चीज़ों का काम क्या है। बाकी आप खुद टेस्ट आउट करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समझेंगे सिमेंटिक टैग्स के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आता है हेडर, फुटर, मेन, नेविगेशन और सेक्शन। इस सिमेंटिक टैग्स को समझने के पहले HTML का जो वेबसाइट होता है उसका लेआउट एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये है वेबसाइट, पूरा वेबसाइट। ये बॉडी कंटेनर के अंदर है। यहाँ पे सबसे ऊपर होगा हमारा हेडर। हेडर मतलब एक इंसानी दिमाग होता है ना, हमारा पूरा बॉडी है, ऊपर में हमारा हेड है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट का जो हेड है वो हेडर बोलते हैं। बीच पे होगा हमारा कंटेंट। यहाँ पे जो जो कंटेंट चाहिए वो चीज़ होगा। बेसिकली बीच पे हमारा जितने भी कंटेंट है वो सब होगा। और एकदम से लास्ट पे होता है हमारा फुटर। फुटर में हमारा जो जो लिंक्स वगैरह होते हैं, दूसरे जो सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हम फुटर में देंगे। या फिर बहुत सारे वेबसाइट पे राइटिंग्स वगैरह होता है ना कि कॉपीराइट्स आर रिजर्व्ड, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ होता है हमारे फुटर सेक्शन पे। ये हो गया हमारा सेक्शन मेन कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट रहेगा। जो जो वेब चीज़ आप अपने साइट पे ऐड करना चाहते हो वो चीज़ आप इस सेक्शन या फिर ये इस वाले कंटेनर में आप ऐड करोगे। बहुत ही इजी है, होपफुली समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं सिमेंटिक टैग्स के बारे में। सबसे पहले होता है हेडर। हेडर टॉप सेक्शन ऑफ द पेज। टॉप सेक्शन मतलब एकदम से ऊपर, ये जो हमारा वेब पेज है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वो चीज़ हेडर होता है।
हेडर के अंदर हम लिखते हैं नेविगेशंस, नेव मतलब नेविगेशन सेक्शन। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हो एक्सप्लोर, लाइसेंस, जॉइन का ये आइकन जॉइन, और यहाँ पे देने से ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लॉगिन, इमेज टू वीडियो एपीआई, ये सारी चीज़ें यहाँ, और यहाँ पे वीडियो पे अगर आप हवर करोगे तो ये सारी चीज़ें ऊपर जो है ना, यहाँ पे देखो अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो बीच का सेक्शन स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर का सेक्शन कुछ नहीं हो रहा। तो ये ऊपर का सेक्शन जो है ये हेडर कंटेनर के अंदर हमारा नेविगेशन बार होता है। अब उसके बाद आता है हमारा फुटर। फुटर मतलब बॉटम सेक्शन ऑफ द पेज। यहाँ पे बीच पे बहुत सारे वीडियोस वगैरह, ये एकदम से नीचे आपको ये वाला चीज़ देखने को मिल जाएगा। देखो ये वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बार बार वीडियोस वगैरह आ रहे हैं इसलिए मैं शो नहीं कर पा रहा ठीक तरीके से। तो ये है हमारा बेसिक वेबसाइट का लेआउट, और ये है लेआउट के टैग्स। तो यहाँ पे चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट structure.html। मेरा थीम चेंज कर दिया, एमिट एब्रिविएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा हेडर। हेडर के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे नेविगेशन। नेविगेशन को हम लिखेंगे नैव से। यहाँ पे एंकर टैग से ही हमें लिखना पड़ता है, बेसिकली वही है एंकर टैग। यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ पे लिख दिया एक्सेल्स का यही वेबसाइट, इसे मैं कॉपी करता हूँ और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ पैक्सल्स। अगर मैंने इसे गो लाइव सर्वर पे दे दिया तो देखो यहाँ पे पैक्सल शो हो रहा है, और ये एक्चुअली नेविगेशन बार के अंदर है। अब अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो मेरा पैक्सल का वेबसाइट खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं दूसरा वाला नेविगेशन दे दूँ, जैसे कि गूगल का ये वाला कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं गूगल। तो देखो यहाँ पे गूगल भी शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे गूगल खुल जाएगा। हम नेविगेशन पे ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। नेविगेशन में एक्चुअली में लिखा क्या जाता है, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट को कंसिडर किया है। ऊपर में किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा क्या होता है, फीचर्स, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके बाद हेल्प्स, टीम्स, उसके बाद प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। तो यही सारी चीज़ें हम नेविगेशन के अंदर हम लिखना चाहिए। बेसिकली अगर हम ऐसे लिखे हैश देके कि फीचर्स, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद रिसोर्सेस। ठीक सेम तरीके से अगर हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं हेल्प, उसके बाद लिख देते हैं अबाउट अस। तो यहाँ पे मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार के अंदर होता है। उसके बाद आता है हमारा मेन टैग, मेन कंटेंट ऑफ द एरिया। मतलब ये हेडर के बाद आएगा। यहाँ पे हमारा होगा मेन। ठीक है, यहाँ पे मेन आएगा। देखो यहाँ पे अगर आप हॉवर करोगे तो मेन एलिमेंट रिप्रेजेंट द मेन कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें होगा, जैसे कि यहाँ पे H1 टैग का यूज़ करके अबाउट द वेबसाइट, जो भी चीज़ें आप एक वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हो वो चीज़ आप मेन के अंदर कर सकते हो। मान लो कि ये यहाँ पे इस वेबसाइट को ही कंसिडर कर लिया। यहाँ पे ये जितने भी सारी चीज़ें देख रहे हो बीच पे, इस नेविगेशन बार को हटा के, ये सारे मेन के अंदर ही है। तो होपफुली समझ में आया होगा कि यहाँ पे पैराग्राफ पे लॉरम 23 दे देता हूँ, डमी टैग्स यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो देखो ये है मेन टैग के अंदर। यहाँ पे देखो बहुत सारे सेक्शन यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि ये वाला एक सेक्शन के अंदर है। इसी वेबसाइट को ही कंसिडर कर लेता हूँ। ये वाला एक सेक्शन के अंदर है, ये वाला एक सेक्शन के अंदर है। ठीक है, ये वाला एक सेक्शन के अंदर है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सेक्शंस के अंदर हम देते हैं ताकि
हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वेबसाइट का वो एक्चुअली मेंटेन हो सके, बरकरार रह सके। हम सेक्शंस को यूज़ करके मेन के अंदर जो भी कंटेंट होता है ना, उसे हम डिवाइड करते हैं। तो देखो सेक्शन 2 पे हमारा है वेबसाइट स्ट्रक्चर, लॉरेम दे के उसके बाद ये दे दिया। तो देखो ये एक सेक्शन के अंदर है, ये जो है ये सेक्शन 1 का है, और ये दूसरा वाला जो है ये दूसरे वाले सेक्शन का है। होपफुली समझ में आया होगा। ऐसे आप बहुत सारे सेक्शंस आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। एकदम से लास्ट पे आता है हमारा फुटर कंटेनर। फुटर कंटेनर में हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, ये फुटर कंटेनर के अंदर है। सॉरी, मैंने गलती से 2023 लिख दिया। तो फुटर के अंदर यहाँ पे कॉपीराइट्स वगैरह रिजर्व ये सारी चीज़ें लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये सारी चीज़ें हम फुटर में ऐड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर है जो कि हमें समझना है। दूसरे वेबसाइट का जो लिंक्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें हम फुटर कंटेनर में ऐड करते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग नहीं बल्कि थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करना और उसे थोड़ा अच्छा दिखाना। मान लो कि ये ब्लैक कलर का ये टेक्स्ट है, ये जो H1 टैग है ये ब्लैक कलर का टेक्स्ट है ना। अब मुझे इसका जो कलर है मुझे इसे ग्रीन करना है, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? ग्रीन या फिर रेड कलर का करना है, वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? वो चीज़ मैं करूँगा स्टाइल टैग का यूज़ करके। स्टाइल टैग को यूज़ करके हम अपने HTML के फॉर्मेट पे डिज़ाइनिंग मतलब थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई कर सकते हैं। वो चीज़ मैं करूँगा। H1 यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे कलर जो है, कलर यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ। तो देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक उसी तरीके से मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मैंने थोड़ा गलती कर दिया, शायद ब्राउन देना है। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे मैं इसे वाइट दे देता हूँ। तो देखो ऐसा करके आप HTML पे आप अपने साइट को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लिंक टैग का यूज़ करके हम एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं। CSS को यूज़ करने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक है इंटरनल CSS, एक है एक्सटर्नल CSS और तीसरा वाला है इनलाइन CSS। यहाँ पे जो मैंने स्टाइल ऐड किया है ये इंटरनल CSS है। मतलब यहाँ पे बॉडी के ऊपर अगर आपने स्टाइल करके अगर आपने डिज़ाइनिंग ऐड की है, उस चीज़ को इंटरनल CSS कहते हैं। H1 के अंदर ही यहाँ पे आपने लिख दिया स्टाइल। हम बॉडी के ऊपर स्टाइल नहीं लिख रहे हैं, एकदम डायरेक्टली इसके अंदर स्टाइल लिख रहे हैं। स्टाइल के अंदर हम लिखेंगे हमारा ये जो कलर है वो क्या होगा। मान लो कि aqua दे दिया, तो देखो यहाँ पे ये aqua कलर का हो गया ग्रीन से। यहाँ पे और एक चीज़ है वो है स्पेसिफिसिटी मतलब आपका कौन सा वाला कंसिडर करेगा। यहाँ पे भी मैंने कलर H1 यहाँ पे वाइट दिया था अभी, और यहाँ पे मैंने aqua दिया है, तो कौन सा वाला कंसिडर करेगा? जो चीज़ इनलाइन है उसे कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनलाइन CSS, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। ध्यान से सुनना, बता दे रहा हूँ। और तीसरा वाला है हमारा एक्सटर्नल CSS। दूसरा एक CSS फाइल बना के उसे अपने वेबसाइट पे ऐड करना। .css ये एक दूसरा CSS फाइल है। हालांकि यहाँ पे मैं CSS लिखने नहीं वाला, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ही हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे, LINK, और यहाँ पे वेबसाइट स्ट्रक्चर .css ये रहा मेरा लिंक का टैग। इनलाइन को मैं हटा देता हूँ, इसे भी मैं हटा देता हूँ मतलब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये अभी भी वाइट दिखा रहा है। वाइट क्यों दिखा रहा है? CSS फाइल को यहाँ पे लिंक का यूज़ करके मैंने कनेक्ट किया। तो यही सिग्निफिकेंस है लिंक टैग का यूज़ करना। होपफुली समझ में आया होगा।
उसके बाद आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम जावास्क्रिप्ट को हमारे HTML साइट पे ऐड करते हैं। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल स्क्रिप्ट लिख के आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कंसोल लॉग हेलो वर्ल्ड दे दिया। यहाँ पे अगर आप जाओगे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाओगे, कंसोल सेक्शन में जाओगे, तो देखो आपका हेलो वर्ल्ड रिप्लाई करके आ गया। ये बेसिकली हमारा इंटरनल स्क्रिप्ट है। यहाँ पे हमने दूसरा कोई जावास्क्रिप्ट बना के यहाँ पे ऐड नहीं किया हमने जावास्क्रिप्ट, ये हम डायरेक्टली हमारे HTML के साइट पे ऐड कर रहे हैं। तो ये होता है स्क्रिप्ट का मेन पर्पस। अब दूसरी टाइप का जो स्क्रिप्ट होता है वो कैसे होता है, script.src। script.src, SRC पे क्या होता है, SRC मतलब सोर्स। यहाँ पे दूसरा अगर कोई जावास्क्रिप्ट बना लिया, वेबसाइट structure.js, और यहाँ पे कंसोल लॉग वेबसाइट स्ट्रक्चर JS फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, देखो वेबसाइट स्ट्रक्चर दोनों ही यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हमारा स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। तो ये हो गया हमारा स्टाइलिंग एंड स्क्रिप्टिंग। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्टाइलिंग, लिंक और स्क्रिप्ट, यही चीज़ें हमें समझना है। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा करके दे दिया है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम ही चीज़ को हम चेकआउट किए हैं। ये एक फॉर्म प्रोजेक्ट होने वाला है, या इस प्रोजेक्ट पे हम एक फॉर्म बनाएंगे। इस फॉर्म के प्रोजेक्ट पे हम फॉर्म के हर एक टैग्स को अच्छे से समझेंगे, और उसके साथ साथ जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे भी कैसे यूज़ करना है वो भी हम अच्छे से समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब फॉर्म का जो यूसेज है वो कहाँ पे होता है, वो बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस हो गया या फिर लॉगिन हो गया, उन सारी चीज़ों के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। form.html नाम का एक फ़ाइल बनाना है। उसके बाद एमिट एब्रिविएशन, यहाँ पे हम नाम देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोजेक्ट। तो मैंने एक्चुअली इसे ओपन करके रखा है इस फाइल को। यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम H1 पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रोजेक्ट। हेडिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। यहाँ पे हम CSS का यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे। हाँ, नॉर्मल बेसिक कलर वलर अगर चेंज करना है तो वो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये चीज़ हम एक डिव कंटेनर के अंदर करेंगे। अगर आपको याद हो, डिव कंटेनर का मतलब है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जहाँ पे ये एक मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि एक घर का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के अंदर हर एक आइटम्स वगैरह होते हैं। डिव के अंदर हम लिखेंगे फॉर्म को, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही है फॉर्म के अंदर आएगा एक्शन। एक्शन में क्या करना है, अगर आप इसे हवर करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा द URL ऑफ ए प्रोग्राम दैट प्रोसेसेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे वो URL देना है जो कि फॉर्म के इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम form.html का ही नाम देंगे क्योंकि इसी form.html में सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो form.html, बस इतना सही है हमारा बेसिक फॉर्म एलिमेंट। उसके बाद आता है हमारा इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट पे हम क्या करेंगे, हम हर वो चीज़ें इनपुट करेंगे जो कि हमें इनपुट करने को बोला जाता है, जैसे कि हमारा नेम हो गया या फिर हमारा ईमेल एड्रेस हो गया। जो जो चीज़ें इनपुट करना है वो चीज़ हमें करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे इनपुट देंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगा टाइप। इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप पे टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप पे पासवर्ड होता है, इनपुट टाइप पे चेकबॉक्स होता है। उसके बाद रेडियो, सबमिट, नंबर, ईमेल, फाइल, डेट और कलर, ये सारे इनपुट टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आउट करके सारे इनपुट टाइप्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट एंटर करना है तो यहाँ पे हम इनपुट का जो टाइप है वो टेक्स्ट एंटर करेंगे। उसके बाद आता है हमारा नेम। नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, आप जो एंटर करना चाहते हो वही लिखो। मैंने नेम ही लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा प्लेस होल्डर। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ।
ठीक है, प्लेस होल्डर में हमारा क्या होगा, इक्वल्स टू एंटर योर नेम। उसके बाद होगा रिक्वायर्ड आप दे भी सकते हो, ना भी दे सकते हो, ये एक एट्रीब्यूट है, हम इसे बाद में देखेंगे। देखो यहाँ पे एंटर योर नेम आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक लिखा आता है। प्लेस होल्डर का काम यही है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है वो चीज़ आपको एक हिंट देके दे देता है। उसके बाद आता है हमारा लेबल। अब लेबल क्या है, लेबल फॉर इनपुट। हम तो नेम एंटर कर रहे हैं पर क्या एंटर करना है वो चीज़ हमें कैसे समझ में आएगा। किसी भी फॉर्म स्ट्रक्चर पे जैसे कि ये वाला हो गया, ये जो फर्स्ट नेम होता है मतलब क्या लिखना है वो चीज़ जो होता है ना, उसे बेसिकली लेबल कहा जाता है। उसे लेबल के अंदर हमें लिखना पड़ता है। तो ये लेबल होगा ऊपर, लेबल, और लेबल के बाद हमारा फॉर देना पड़ता है। फॉर पे क्या होगा, जैसे कि नेम लिख दिया और उसके बाद हम लिखेंगे एंटर नेम। एंटर नेम, तो देखो हमारा ये ऐसा शो हो रहा है। हम इसे डायरेक्टली नेम ही लिख देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नेम। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, HR टैग अगर दोगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो होगा, हमने पहले ही वीडियो पे हमने समझा था। उसके बाद आता है हमारा ईमेल। तो ईमेल क्या करना है, यहाँ पे दोनों को हमें कॉपी करना है। कॉपी करके हमें डाउन एरो पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे नेम की जगह पे यहाँ पे हमारा ईमेल हो गया। यहाँ पे जहाँ पे नेम लिखा है यहाँ पे हमने ईमेल लिख दिया। तो देखो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, एंटर योर ईमेल। अब क्या है, यहाँ पे हमारा जो है पासवर्ड एंटर करना है। एंटर योर पासवर्ड, और जो बटन होता है ना कीबोर्ड पे, उसे क्लिक करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पे दे सकते हो। टाइप होगा पासवर्ड। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपका पासवर्ड पे जो डॉट्स वगैरह होता है ना, वही चीज़ें आपको शो होगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल वगैरह आप एंटर कर सकते हो। इस पे आप कोई सा भी टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद अगर हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे हमारे जो इनपुट का जो टाइप होगा वो होगा डेट। एंटर पासवर्ड, यहाँ पे डेट, मैंने यहाँ पे डेट दिया है। टाइप यहाँ पे डेट होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली पासवर्ड होगा, पासवर्ड। अब ठीक है, बेसिकली ये डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ, तो यहाँ पे हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ। अब देखो यहाँ पे जो डेट टाइप है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे डेट को ही सिलेक्ट कर सकते हो। पहला वाला है, फॉर डेज, सॉरी मंथ, कौन सा मंथ है, DD फॉर डेज, और Y फॉर ईयर, कौन सा ईयर है। यहाँ पे ये जो कैलेंडर का आइकन है, यहाँ पे डेट वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो डेट है, डेट टाइप है, इससे आप डेट वगैरह चूज़ कर सकते हो। उसके बाद और एक आता है, इसे और एक बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके। उसके बाद कौन सा है, चेक बॉक्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं फॉर चेक बॉक्स, फॉर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि चेक बॉक्स मतलब क्या ये सच है या झूठ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि परमानेंट रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट। यहाँ पे अगर मैं टाइप को चेक बॉक्स दे दूँ, नेम मैंने रेसिडेंट दे दिया, प्लेस होल्डर यहाँ पे कुछ नहीं होगा,
प्लेस होल्डर को हटा देता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो एक चेक बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये राइट का आइकन आएगा। अगर कोई चीज़ अगर सही है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और अगर सही नहीं है आप वापस से आप इसे अनक्लिक कर सकते हो। होपफुली समझ में आया होगा। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है हमारा रेडियो एलिमेंट, रेडियो बटन फॉर सिलेक्शन। इसका मतलब जेंडर वगैरह का ऑप्शन देता है ना कि मेल फीमेल या फिर अदर्स, हम टाइप रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली 3 लेबल और इनपुट होगा फॉर जेंडर। यहाँ पे कमेंट आउट करके फॉर जेंडर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर पे जेंडर होगा, नेम पे होगा जेंडर, और टाइप पे क्या होगा, यहाँ पे सारे चीज़ों पे मैं लिख देता हूँ रेडियो। पहले वाले पे ये नहीं होगा, पहले वाले पे इनपुट होगा ही नहीं। सॉरी, यहाँ पे 2 इनपुट होगा, मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेल। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मेल, सॉरी मेल। और यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, ऐसे यहाँ पे कैपिटल दे देते हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो देखो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, अभी के लिए आप दोनों ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया। आइदर ये और ये हम, इसका जो लॉजिक है ये हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके करते हैं। तो ये एक्चुअली इनपुट टाइप रेडियो से ये चीज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा नंबर। तो नंबर का क्या होगा, मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये होगा नंबर, मतलब एक ऐसा इनपुट बॉक्स जहाँ पे आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो। तो गैस करो कि कौन सा इनपुट बॉक्स होगा जहाँ पे आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर पे ही वैलिड है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ़ोन नंबर, यहाँ पे ये होगा नंबर। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर लिख सकते हो जैसे कि एंटर योर फ़ोन नंबर। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर आपको दिखाई दे रहा है। नंबर का एक ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आप नंबर वगैरह सिलेक्शन कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे ये नेगेटिव भी जा रहा है, ये आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके फिक्स कर सकते हो। लास्ट और उसके बाद क्या आता है हमारा फाइल अपलोड, फॉर अपलोडिंग फाइल। मतलब एक फॉर्म पे होता है ना कि चूज़ द फाइल। मान लो कि आप कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए हमें कौन सा वाला एट्रीब्यूट, कौन सा वाला फॉर्म का एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना चाहिए, वो है फाइल एट्रीब्यूट। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे फॉर अपलोडिंग फाइल, यहाँ पे मैंने फाइल लिख दिया और अपलोड फाइल मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे मैं टाइप को दे दूंगा फाइल, और यहाँ पे क्या दे दूंगा, सेम नेम होगा फाइल, प्लेस होल्डर हो जाएगा चूज हियर। देखते हैं क्या आता है। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं होगा एक्चुअली। तो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक्चुअली में फ़ाइल को चूज़ कर सकते हो। अब मान लो कि मैंने ये वाला फाइल चूज़ किया है तो ये वाला यहाँ पे मतलब कंसिडर हो जाएगा। हालांकि अपलोड नहीं होगा, ये कोई सर्वर पे नहीं जा रहा। तो हाँ, बेसिक सी चीज़ है। होपफुली ऐसा करके आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा कलर एट्रीब्यूट। कलर एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम कलर को चूज़ करते हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सिलेक्ट कलर। सिलेक्ट कलर, यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ
मैं कलर यहाँ पे फिर से मैं कलर दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कलर सिलेक्शन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आप कोई सा भी कलर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। और लास्ट पे आता है हमारा सबमिट एट्रीब्यूट। इसे यूज करके आप इस पूरे फॉर्म के इस चीज को आप सबमिट कर सकते हो। इसके लिए अगर मैं दे दूं यहाँ पे सबमिट नाउ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। सबमिट इनपुट टाइप, यहाँ पे इनपुट टाइप भी दे सकते हो या फिर आप बटन भी दे सकते हो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे सबमिट करके दिखा रहा हूँ। सबमिट तो देखो यहाँ पे सबमिट का ये आइकन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप लेबल यूज भी कर सकते हो, ना भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है वैल्यू एट्रीब्यूट। ये इससे एक्चुअली आप अंदर के जो चीज़ है ना, यहाँ पे सबमिट लिखा था, आप इसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया सबमिट नाउ, तो देखो यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया, सबमिट नाउ, या फिर सबमिट हियर, तो ये कुछ ऐसे शो होगा। इसके रिप्लेसमेंट पे आप यहाँ पे बटन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बटन, यहाँ पे बटन देके यहाँ पे सबमिट नाउ ऐसा करके अगर आप लिखोगे तो देखो सेम यहाँ पे बटन एलिमेंट का ही आ गया। तो ये डिपेंड करता है। बाकी यहाँ का जो फंक्शनैलिटी है ये आप पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके ही कर सकते हो। अभी के लिए ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे पता है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया ही होगा। फॉर्म टैग होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने एक बहुत ही बेसिक सा एक मिनी प्रोजेक्ट के थ्रू हमने सारे एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करके चेकआउट किया है कि कैसे कैसे अलॉन्ग विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप्स हम इसे यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर साइन इन बटन बेटर। अब जो चीज़ है वो है बुलियन एट्रीब्यूट्स। मान लो कि जो यूज़र आपके वेबसाइट पे आया है, यहाँ पे कोई एक इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं किया है, ऐड ना करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो वो वाला इन्फॉर्मेशन के बिना आपका ये नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना चाहिए रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को। रिक्वायर्ड मेक इनपुट मैंडेटरी। तो वो चीज़ कैसे होता है, सिंपल सा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड लिख दो। तो अगर यहाँ पे आप रिक्वायर्ड लिखोगे, यहाँ पे अगर आप सबमिट को क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, अलर्ट मैसेज, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यहाँ पे चेक नाम का एक एट्रीब्यूट होता है। ये यूज होता है चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो पे, इन दोनों पे ही यहाँ पे मतलब चेक एट्रीब्यूट यूज होता है। देखो यहाँ पे रेडियो है ना, रेडियो पे अगर मैंने ये यहाँ पे दे दिया चेक्ड, तो देखो मेल पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक्ड दिखेगा, इसे मैं अनचेक नहीं कर सकता। तो ये है चेक्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद है डिसेबल्ड मतलब आपका ये वाला पासवर्ड, आप फॉर एग्जांपल आप ये रन नहीं करना चाहते, ये ईमेल का आप यहाँ पे रन ही नहीं करना चाहते, तो सिंपली क्या करना है, डिसेबल्ड यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखो हमारा जो ईमेल का जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे अगर आप जितना भी क्लिक करोगे तो ये कोई काम का नहीं रहेगा। रैंडमली मतलब रीड ओनली इनपुट, ये यूज़ नहीं होता, एट्रीब्यूट है, बस जस्ट फॉर नॉलेज रैंडमली मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ऑटो फोकस का इतना यूज़ होता नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज ऑटो फोकस का इतना खास यूज़ है नहीं है। मल्टीपल सिलेक्शन, अब मान लो कि आप बहुत सारे मल्टीपल सिलेक्शंस आप बना रहे हो, तो उस चीज़ के लिए हम मल्टीपल का यूज़ करते हैं। अगेन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सिलेक्टेड का यूज़, इसका भी खास कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ें जो कि है चेक्ड और रिक्वायर्ड, यही दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो हमारे पास है आईडी, क्लास एंड स्टाइल। ये है इनलाइन एट्रीब्यूट्स, मतलब किसी भी लाइन के अंदर अगर हम एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहिए, हमने स्टाइल तो हमने देख लिया। अब बाकी दो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है आईडी और क्लास। आईडी मतलब कोई यूनिक नेम अगर हम अपने एलिमेंट्स को देना चाहे, उस चीज़ के लिए हम आईडी का यूज़ करते हैं। ये वाला जो नेम है ब्लू कलर का रखना चाहता हूँ, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लेबल पे मैं आईडी दे देता हूँ नेम। अब यहाँ पे टाइटल के बाद स्टाइल के अंदर मैं दे दूंगा हैश और नेम। यहाँ पे मैं कलर दे दूंगा ब्लू। तो देखो इसका कलर ब्लू हो गया है। आईडी का मतलब कोई यूनिक एक नेम, यूनिक एक आइडेंटिफायर। आपने कोई भी एक नाम दे दिया पर वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे एलिमेंट के साथ ये मिलना नहीं चाहिए। उसी चीज़ के लिए हम आईडी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। स्कूल पे या फिर कॉलेज पे या यूनिवर्सिटी पे हमारा एक आईडी कार्ड होता है ना, वो आईडी नंबर किसी के साथ मैच नहीं होता, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और दूसरा वाला क्या है, क्लास मतलब रीयूजेबल स्टाइल एंड ग्रुपिंग। जैसे कि हमने कॉलेज पे और स्कूल पे साइंस प्रोजेक्ट या फिर किसी भी टाइप का हम प्रेजेंटेशन या फिर प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ग्रुप करके देते हैं ना, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। यहाँ पे ग्रुप ए पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ग्रुप बी पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक। ऐसा करके ग्रुप करके बहुत सारे स्टूडेंट एक ग्रुप पे आते हैं। क्लास भी सेम तरीके से ही काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्लास लिखना है और यहाँ पे सेम ही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ और क्लास जब भी आप एंटर करोगे तब डॉट देके क्लास को एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे उसके बाद कर्ली ब्रूसेस के अंदर कलर रेड। उप्स, एक सेकंड, क्लास का नाम है कलर, सॉरी माय बैड। हाँ, अब देखो ये दोनों का ही एक साथ पे रेड हो गया है। इसका फ़ायदा ये है, ये जो फ़ोन नंबर का जो ये राइटिंग है, इसे मैं रेड कलर का बनाना चाहता हूँ। तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सिर्फ क्लास को ऐड कर लूँगा और क्लास का ये जो नाम है कलर, उसे मैं ऐड कर दूँगा, तो ये वापस से ऐसे बन जाएगा। हमें अलग से इस फ़ोन नंबर के लिए स्टाइलिंग ऐड नहीं करना पड़ रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है आईडी और क्लास का डिफरेंस। आईडी मतलब कोई एक सा चीज़ जो कि यूनिक हो, और क्लास मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स ग्रुपिंग करके उस पर अगर आप स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हो या स्टाइलिंग या फिर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक ऐड करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए हम क्लास को ऐड करते हैं। यहाँ पे डिव जो कंटेनर है, डिव कंटेनर में मैं यहाँ पे क्लास को कंटेनर नाम दे देता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग दे देता हूँ, एंटर द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इस पूरी चीज़ को इटैलिक फॉर्म पे देना चाहता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है आई टैग और एक है मैं यहाँ पे ही पैराग्राफ के अंदर ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक CSS पे एक प्रॉपर्टी होता है फॉन्ट स्टाइल, और यहाँ पे इटैलिक दे देता हूँ, तो देखो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे इस कंटेनर को मैं थोड़ा स्टाइलिंग करके दे देता हूँ। कंटेनर के अंदर सबसे पहले है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं कोई सा भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आपका ये शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे हमने ज़्यादा CSS को यूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ नॉर्मल HTML फॉर्मेट को हमने एक्सप्लोर किया है कि कैसे ये चीज़ एक्चुअल में किया जाता है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। मुझे पता है ये ख़राब दिख रहा है, बट CSS के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये
कुछ ऐसा दिखेगा। अभी के लिए CSS इस HTML सीरीज का पार्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मेन जो चीज़ था वो फॉर्म के बारे में अच्छे से समझना था, अच्छे से जानना था। तो वो चीज़ हमने जान लिया। कमेंट करके बताना कि आपने ये कैसे किया और मैं आपको एक थम्स अप दे दूंगा। अब यहाँ पे और एक एलिमेंट है जो कि मैंने बताना भूल गया है। टेक्स्ट एरिया नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि फॉर्म का ही एक पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मान लो कि आप अपना बायो को एंटर करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई इनपुट का नाम नहीं होता, ये एक बेसिकली टैग है फॉर एंटरिंग बायो या फिर बायोग्राफी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेबल फॉर बायो दे देता हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ अबाउट यू। टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं और रोज भी होते हैं। एंड आईडी वगैरह आप ऐड करना चाहो या नहीं, ये आपकी मर्जी है, इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप कुछ भी एंटर करना चाहो, जैसे कि दिस इज द HTML सीरीज, watch this video till the end with focus and attention। आप यहाँ पे कुछ भी अपने बारे में लिख सकते हो, या फिर ये सिर्फ टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे सिर्फ आप अपना टेक्स्ट को यूज़ करते हो। इसका जो वाइड और हाइट होता है ये बेसिकली कॉलम्स और रोज के ऊपर डिपेंड करके होता है। यहाँ पे अगर मैंने 20 दे दिया तो देखो ये थोड़ा ऐसा लंबा हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ रोज आपका बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 ही दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने 30 की जगह 50 दे दिया तो ये थोड़ा ऐसा दिखेगा। तो ये है टेक्स्ट एरिया। आप इसका कैसे यूज़ करना चाहो ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। मेरा काम आपको दिखाना था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेबल टैग्स एंड एलिमेंट्स के बारे में, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिंक पे अगर आप जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे टेबल एलिमेंट्स के बारे में। टेबल एलिमेंट्स पे आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। आप MDN में जाके सर्च करो कि यहाँ पे टेबल एट्रीब्यूट्स देखो। यहाँ पे अल्टीमेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन ही आपको देखना पड़ेगा है। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप जाके MDN में देख सकते हो, वरना ChatGPT यूज़ करो। ChatGPT या फिर कोई सा भी अगर आप AI असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो कि कौन सा वाला कैसे यूज़ होता है, अगर चाहिए तो, इन केस अगर चाहिए तो। हालांकि आप इसका बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करोगे, पर अगर चाहिए तो आप इसे ऐसे आप डायरेक्टली जाके चेकआउट कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ परसेंट ऐसे टेबुलर फॉर्म पे अगर आप एलिमेंट्स बनाना चाहते हो, टेबुलर फॉर्म पे अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए हम टेबल एलिमेंट्स का बेसिकली यूज़ करते हैं। तो उसी के अंडर आता है हमारा कौन सा चीज़, हमारा ये सारे कैप्शंस, टी हेड, कॉल ग्रुप्स, कॉलम, थ्रेड, टी बॉडी, TR, TD। अब ये सारी चीज़ें बेसिकली टेबल एलिमेंट के अंदर आता है। वंस अगेन जस्ट गो एंड यूज ChatGPT and know its significance if you want to know that much। information होना चाहिए थोड़ा बहुत, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आउट ऑफ 100 सिर्फ 20% ही आपका चांसेस है कि आप इसे यूज़ करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उस पर और भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एक्शन तो हमने देख लिया। फॉर्म में और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पे आप इंक्लूड करना इम्पोर्टेंट है, जो कि है एक्शन। एक्शन तो हमने देख लिया कि कौन सा वाला फाइल आप यहाँ पे रन करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे हमने जिस फाइल में हम ये काम कर रहे हैं उसी फाइल का हमें यहाँ पे इंसर्ट करना चाहिए। वेयर यू सेंड द फॉर्म डेटा,
कहाँ पे आप फॉर्म का जो डेटा है वो सेंड करना चाहते हो। यहाँ पे हमने बैकएंड का कोई सर्वर हमने बनाया नहीं है, सिर्फ अगर बैकएंड का सर्वर होता तो वहाँ पे उस फाइल का हम लिंक यहाँ पे हम ऐड कर सकते थे। अभी के लिए हम इसी फाइल को, दूसरा वाला है मेथड यहाँ पे गेट मेथड है या फिर पोस्ट मेथड है। जब आप इस पूरे इंफॉर्मेशन को एंटर करके इस सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये होगा पोस्ट मेथड। पोस्ट मतलब आपने कुछ अपलोड किया है। पोस्ट का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को अपलोड करते हो और गेट का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हो। ये चीज़ गेट और पोस्ट आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट पे यूज़ करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मेथड देखो, यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट का भी ऑप्शन है या फिर गेट का भी ऑप्शन है। उसके बाद आता है एंग टाइप, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। मतलब कि आप जो अपलोड कर रहे हो ये कौन सा वाला डेटा है, ये पूरा जो फॉर्म है ये किस तरीके का अपलोड है, किस तरीके का फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, उसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए एंग टाइप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। टारगेट मतलब कहाँ पे आप इसे अपलोड करना चाहते हो, जैसे कि रिस्पॉन्स, लोकेशन, ये चीज़ आप चैट जीपीटी में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्शन और मेथड। ऑटो कंप्लीट मतलब ऑटो फिलिंग कंट्रोल, ये बेसिकली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो ये हो गया हमारे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स जो कि फॉर्म पे यूज़ होते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। होपफुली आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नोट डाउन किया होगा। अगर आप HTML सीख चुके हो तो होपफुली आपका रिवीजन भी अच्छे से हुआ होगा। मेरा भी रिवीजन हो गया, ठीक है, और आपका भी हुआ होगा। तो ये आपका एक टास्क है, जल्दी से जल्दी आप एक काम करो, एक बेसिक सा एक लेआउट बनाओ, एक वेबसाइट का लेआउट, और ठीक सेम तरीके से एक हेडर बनाओगे। हेडर के अंदर आपका नेविगेशन बार होगा। यहाँ पे आप एंकर टैग को यूज़ करके जितने भी सारे लिंक्स वगैरह हैं उन सारे लिंक्स को आप यहाँ पे एंटर करोगे। बीच पे आप क्या करोगे, फॉर्म का एक कंटेनर आप बनाओगे, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे बीच पे ये चीज़ आप बीच पे रखोगे, ठीक है, ये चीज़ आप बीच पे रखोगे और एकदम से लास्ट पे आप फुटर को रखोगे। तो ये चीज़ करो, ये आपका टास्क है, आप इसे अपने आप ही कंसिडर करो ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो HTML का है वो अच्छे से आपका बिल्डअप हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो लिस्टिंग बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो दोनों को अच्छे से देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये एक्चुअली में लिस्टिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो लिस्टिंग वगैरह हुआ था, यहाँ पे ये वाला ये अनऑर्डर्ड लिस्ट था। अनऑर्डर्ड लिस्ट यूएल से डिनोट किया जाता है और कौन सी चीज़ें हमें लिस्टिंग करना है वो चीज़ हम li से हम यूज़ करते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ OL है, UL की जगह O आएगा और ये ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। गिबली इज बेसिकली एन जापानीज एंड गिबली। एक्चुअली में क्या हो रहा था, यहाँ पे पेज बार बार रिलोड हो रहा था, ये दोनों ऑडियो रन हो रहे थे। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने म्यूटेड नाम का एक एट्रीब्यूट है जो कि हम ऑडियो और वीडियो एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ एक्चुअली में मैंने यहाँ पे दे दिया ताकि हमारा जो ऑडियो है और वीडियो है वो म्यूट रहे। ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स आ गया। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। वो चीज़ हम डिनोट करेंगे OL से। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हम क्या देंगे, li से हम लिस्ट को डिनोट करते हैं। बहुत सारे नाम्स के जो लिस्ट होते हैं ना, वो चीज़ आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया H3 करके, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स,
टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे आप कोई सा भी लिस्ट बना सकते हो, पाइनएप्पल, और उसके बाद क्या दे, ऑरेंज, या फिर आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह दे सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रहा है, 1 2 3 4 करके आपको शो हो रहा है। उसके बाद आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, H3 दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, और नीचे लिखूंगा ULs देके, और यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स मैंने बेसिकली 4 टाइप्स के दे दिए। तो देखो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो डिफरेंस है और इन ऑर्डर्ड लिस्ट का जो डिफरेंस है वो आपको साफ दिख रहा है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब एक ऑर्डर पे चल रहा है, 1 2 3 4, उसके बाद अगर नेक्स्ट को ऐड किया तो 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप यहाँ पे लिस्ट पे नाम एंटर करोगे उतना ही आपको यहाँ पे कंसेक्यूटिवली नंबर दिखेगा। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिखेगा, सिर्फ डॉट दिखेगा, इसलिए इस चीज़ को अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नेविगेशन होते हैं, ठीक है, ऊपर जो नेविगेशन होता है, फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे ये जो है ना नेविगेशन बार पे, ये बेसिकली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करके आप अपना नेविगेशन बार बनाओगे। तो यही है ऑर्डर्ड लिस्ट और इनऑर्डर्ड लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हर टाइम इस चीज़ को यूज़ करोगे। तो अब आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे यहाँ पे ये सारे डॉट्स नहीं चाहिए, या फिर ये सारे 1 2 3 4 नहीं चाहिए, तो वो चीज़ कैसे होगा? यूएल के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है CSS का जो कि है लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल पे हम नन दे देंगे। तो उस चीज़ से देखो हमारा ये सारे डॉट्स चले गए। ठीक सेम तरीके से अगर हम इसी चीज़ को ऑर्डर लिस्ट पे करें तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल अगर हम नन दे दें तो ये भी चला जाएगा। तो यही सेम टेक्निक हमें ऊपर में जो यहाँ पे नेविगेशन बार होता है उसी चीज़ को यूज़ करने के लिए लगाना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपना जो HTML का जो साइट है वो अब जल्दी से जल्दी कैसे बना सकते हो? देखो, अगर आपका HTML के ऊपर पकड़ बहुत अच्छा है तो उस टाइम पे आप ChatGPT या फिर किसी भी AI असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बीच बीच पे कोडी को यूज़ करता हूँ ताकि मुझे जो बेसिक टाइम जो कि HTML पेज को बनाने में लगता है वो चीज़ ना लगे। ये चीज़ तभी करना जब आप HTML को अच्छे से मास्टर कर लोगे, और ये कब होगा? जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे। उसके साथ साथ tab9 है, उसके साथ साथ आप पाइसेस का भी यूज़ कर सकते हो, पाइसेस कोपायलट, या फिर एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पे आपको मिल जाएगा गिटहब कोपायलट, पाइसेस, कोडी AI। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं AI असिस्टेंट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में ChatGPT तो है ही, तो उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं नहीं बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अच्छे से HTML को मास्टर कर लो, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। सो दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। इस वीडियो पे हमने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि कौन से HTML के मोस्टली यूज्ड इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। पूरा वीडियो होपफुली आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से जाना होगा, क्योंकि इस वीडियो के हर एक रग रग में इंफॉर्मेशन कूट के भरा है। So that is it. Thank you so much for watching this video. If you love this video then make sure to like and subscribe. Hit that bell icon for getting more and more important video updates. And I will see you next time.